हेलो दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि लड़कियों को मेकअप करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। और ऐसी एक लड़की है आयशा, जिसे मेकअप करने का बहुत ज्यादा ही शौक था। वैसे तो वो खुद भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो बिना मेकअप किए नहीं रह सकती थी और बिना मेकअप के कहीं पर जाती भी नहीं थी और बिना मेकअप उसका दिन भी शुरू नहीं होता था। ऐसे एक दिन सुबह उठते ही वो खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग आयशा। रात कितनी ठंड लग रही थी, लगता है ठंड आ गई है। आज मौसम भी बहुत ठंडा है। अरे यार, ये क्या, जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरा चेहरा कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन सुबह उठने के साथ ही सब कुछ उजड़े चमन की तरह दिखता है और मेरा ये खूबसूरत चेहरा मेरे मेकअप के बिना कितना अधूरा लगने लगा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल यार आयशा, जल्दी से फ्रेश हो जा, आज तो वैसे भी ठंड है, जल्दी नहा के आऊंगी। इस तरह मेकअप की शौकीन आयशा फ्रेश होने चली जाती है और थोड़ी देर में वो नहा धोकर वापस अपने मिरर के सामने आकर बैठ जाती है, जहाँ उसके ढेर सारे मेकअप लाइन वाइज लगे होते हैं और एक से एक बढ़कर क्वालिटी के थे। और उन्हें देखकर वो खुद से बोलती है, आज अगर तुम इस दुनिया में हो और मेरे मिरर के पास हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी खुशी, तुम हो तो मेरी खूबसूरती है। आई लव यू मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट। देखा आपने आयशा को अपने मेकअप से कितना प्यार है। इतना बोलकर वो मेकअप करना शुरू करती है और कई घंटे मेकअप में बिता देती है और खुद से बोलती है, अरे वाह वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू आयशा, तुझे तेरी ही नजर न लग जाए। अच्छा, एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया ना। फाउंडेशन हो गया, फेस पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गई, लाइनर हो गया, आईब्रो पेंसिल, आई शेडो सब हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे अभी भी कुछ मिसिंग है यार। इस तरह आयशा अपने चेहरे को अच्छे से देखने लगती है कि अचानक उसकी नजर अपनी आंखों के लैशेस पर जाती है। उसे समझ आता है कि उसके चेहरे की खूबसूरती में क्या मिस है। देखा, तभी मैं कह रही थी कि क्या कमी लग रही है। हाय, मेरी आंखों की लेसेस बिना मस्कारे के अधूरी लग रही है। अभी तेरे अधूरेपन को खत्म करती हूँ। ये बोलकर आयशा मिरर के पास से मस्कारा उठाकर अपने आई लैशेस पर लगाती है, जिसके बाद वो खुशी से एक बार अपनी तारीफ करते हुए फिर बोलती है, वाओ, हो गया मेरा मेकअप पूरा। हाय वारी जावा, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। अब जल्दी से कॉलेज के लिए निकलती हूँ। आयशा मेकअप करके अपने कॉलेज बैग को लेकर कॉलेज के लिए जैसे ही बाहर निकलती है कि उसकी माँ बबीता बोलती है, ओए आयशा, ज्यादा होशियार बिल्ली की तरह दबे पांव भागने की कोशिश मत कर। जल्दी से टेबल पर बैठ और नाश्ता कर ले। मैं इतनी ठंड में सुबह उठकर तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ, समझी? नहीं माँ, ये शब्द सुनने से अच्छा है कि मैं नाश्ता करके ही जाऊँ। तुम्हारा कहा सर आँखों पर। एक भी पैर आगे मत बढ़ा देना गलती से, वरना यही बेलन फेंक कर मारूंगी। और तुझे पता है ना कि ठंड में चोट बहुत तेज लगती है। चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जा, नालायक कहीं की। तुझे घंटों शीशे के आगे खड़ी होकर रेडी होने के लिए वक्त ही वक्त है और सुबह नाश्ता करने के लिए 15 मिनट भी भारी पड़ रहे हैं। अगर आज तू बिना नाश्ता किए गई तो आगे से अपने दोनों हाथ लेकर मेरे पास मेकअप खरीदने के पैसे मांगने मत आना। माँ, मैं कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी, आप टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ। बाय माँ। बस कर अपनी नौटंकियाँ, जल्दी से नाश्ता कर और दफा हो मेकअप की दुकान। इस तरह आयशा नाश्ता करने के चक्कर में कॉलेज पहुंचने में लेट हो जाती है और रास्ते में जब वो कॉलेज के लिए जा रही होती है तभी वो खुद से बोलती है, अरे यार, माँ ने तो सब गड़बड़ कर दिया। नाश्ते के चक्कर में मुझे लेट कर दिया। आज अगर मैं फिर से लेट गई ना तो सोनिका ना जाने क्या करेगी मेरे साथ। कहीं आज वो मुझे गुस्से से पीट ना दे। इस तरह खुद से बातें करते हुए वो कॉलेज के गेट पर पहुंचती है और सोनिका और निहाल दोनों की नजर उस पर पड़ती है। तभी निहाल बोलता है, ले ओए, सोनिका आ गई। ये देखियो, आज ये फिर नया बहाना बनाकर आई होगी। और वैसे भी लड़कियों के दिमाग में तो एक से एक बहाने बने ही होते हैं। देखो ये निहाल, इससे पहले कि मैं उसका गुस्सा तुझ पे उतारूं, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप खड़ा रहे। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी आयशा उनके पास आकर पूछती है, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों मेरे बारे में? इतनी ठंड में तू जो रोज रोज मुझे क्लास के बाहर खड़ा करके वेट करवाती है, उसी के बारे में। और हाँ, हम तो तेरे लिए यही बोल रहे थे कि आप आए बाहर आए। तू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। आज तुझे ये मेकअप करने में कितना घंटा लगा जो तू इतने लंबे वक्त बाद आई? अरे यार सॉरी ना, मुझे पता है कि तुझे मेरा वेट करना पड़ा, लेकिन तू तो जानती है ना कि मैं बिना मेकअप के कहीं भी नहीं जाती हूँ। कॉलेज आने के लिए रोज मेकअप करना पड़ता है और मैंने मेकअप जल्दी कर लिया था, लेकिन माँ के नाश्ते ने मुझे कॉलेज आने में लेट कर दिया। तेरी माँ का नाश्ता किसी दिन हमें कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखा देगा। टाइम देख, आज भी हम क्लास में जाने के लिए लेट हो गए हैं और अब अगर हम
क्लास में एंट्री करेंगे तो प्रोफेसर हमें इस बार मुर्गी ना बना दे तो कहना। अरे चल ना यार, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो, हमें मुर्गा ही तो बनाएगा। चल ना, बन जाएंगे। और मार्कशीट पर अंडे भी खुद ही देगा वो। वो कैसे बे? वो ऐसे कि जब हम क्लास में लेट जाएंगे तो वो गुस्सा करेगा, हमारे एग्जाम पेपर मार्क्स के 100 में से 0 देकर ही रहेगा। तो हो गया ना अंडा देने वाला। ओए मेकअप करके तू रोज रोज अपनी शक्ल के साथ आज अकल भी घर पर छोड़कर आई है क्या? हम इतनी ठंड में सर से मार्क्स में अंडे लेने नहीं आते हैं। ओए कुत्ते, खबरदार जो तूने मेरे मेकअप में कोई कमेंट किया तो। ओए तूने मुझे गाली क्यों दी बे? अगर मेरा भेजा हिल गया ना तो एक दूंगा सन्नाटेदार, जिसके बाद तू सीधे अपने मम्मी को याद करके रोएगी और ये पूरा मेकअप उतर जाएगा। फिर मुझे पता है कि तू अपने थोबड़े को ठीक करने के लिए महिला मुख काया पलट जाएगी, मेरा मतलब है ब्यूटी पार्लर जाएगी। अबे ओ चिरकुट, अगर तुझे पता नहीं है ना तो तुझे बता देती हूँ कि मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ, समझा ना? इस तरह वो तीनों अपने कॉलेज की क्लास में जाकर पढ़ाई करते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही कॉलेज खत्म हो जाता है और आयशा अपने घर पर आ जाती है। और ऐसे ही वो रोज मेकअप करके कॉलेज जाती और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती। एक दिन सुबह वो मेकअप करके कॉलेज जाती है तो निहाल और सोनिका और वो तीनों बातें ही कर रहे होते हैं कि सोनिका की नजर उसके मेकअप पर जाती है और वो बोलती है, ओए आयशा, आज तूने जल्दबाजी में मेकअप ठीक से नहीं किया। क्या तेरे फेस का पाउडर कहीं कहीं से उड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में कहीं कहीं बादल हो और कहीं कहीं से साफ आसमान। चल सही है, कम से कम इसका मेकअप हटने से इसका असली चेहरा तो दिखेगा। वैसे मैं दूर हो जाता हूँ पहले ही। क्यों ओए निहाल, ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि एक बार दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई लड़कियों के चेहरे से मेकअप उतर गया था, जिसके कारण जो लड़के उनके दोस्त थे या लवर थे, वो लड़के उन्हें बिना मेकअप के देखकर आईसीयू में एडमिट हो गए थे। इसलिए क्योंकि लड़कियां मेकअप के बाद तो अति सुंदर लगती हैं और बिना मेकअप किए बिल्कुल बंदर लगती हैं। बस बहुत हो गया तुम दोनों का, जा रही हूँ मैं यहाँ से। इस तरह आयशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसका उदास चेहरा देखकर बोलती है, ओए क्या हुआ आयशा तुझे? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मेकअप खत्म हो गया क्या तेरा? अगर खत्म हो गया है तो पैसे ले ले मेरे से। माँ अब आप भी मुझे मत चिढ़ाओ। इतना बोलकर आयशा अपने कमरे में जाकर शीशे में अपना चेहरा देखने लगती है और चेहरे से मेकअप के कारण हुए व्हाइट पैचेस को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरे की नमी चले जाने के कारण भी बार बार उसके चेहरे पर मेकअप खराब होने लगता है। और ये सब उसकी माँ बाहर खड़ी होकर दरवाजे से देख रही होती है, जिसके बाद वो अंदर आकर बोलती है, बेटा आयशा, गुस्सा तेरी इस परेशानी का हल नहीं है, समझी? मुझे लग रहा है सर्दी के कारण और लगातार मेकअप करने के कारण तेरे इस चेहरे का ये हाल हुआ है और तेरे चेहरे पर जगह जगह ये सफेद दाग हो रहे हैं। तू एक काम कर, ये पैसे ले और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा और उनसे पूछ कि ये व्हाइट धब्बे क्यों हो रहे हैं और ये दाने भी क्यों हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर वो अपने चेहरे पर हो रही परेशानी को दूर करने के लिए फौरन ही स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है और अपने फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाती है, जिसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट उसके फेस से स्किन को चेक करके उससे बोलते हैं, डोंट वरी मिस आयशा, इट्स जस्ट अ लिटिल प्रॉब्लम। ये सर्दी में अक्सर हो ही जाती है, लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी स्किन पहले जैसी तो हो जाएगी ना? यस ऑफ कोर्स, ये वाइट पैचेस, ये पिंपल आपके ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज करने के कारण होती है। इसकी वजह से आपके चेहरे की नमी खत्म हो गई है, इस कारण आपके फेस पर वाइट पैचेस हो रहे हैं। मैंने आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन लिख कर दी है, आप इसे डेली यूज कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेकअप का फुल नॉलेज नहीं है तो फिर आप अच्छे से मेकअप नहीं कीजिए, पहले मेकअप की नॉलेज लीजिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस तरह आयशा मेडिसिन को लेकर घर पर आ जाती है और स्किन स्पेशलिस्ट की सभी एडवाइस को फॉलो करती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। अपनी स्किन से व्हाइट पैचेस को और पिंपल्स को खत्म करने के बाद वो पार्लर मेकअप, सभी इंफॉर्मेशन और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना मेकअप ना सिर्फ चेंज करती है, बल्कि अब वो मेकअप लगाने से पहले अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए पार्लर स्पेशलिस्ट की बताई हुई क्रीम ही यूज करती है, जिससे उसके चेहरे की नमी बरकरार रहने लगती है।
और वो एक बार फिर अपने खूबसूरत चेहरे को लेकर कॉलेज जाती है, जहाँ निहाल उसे देखकर बोलता है, ओ तेरी झल्ली, आज तो तू कमाल लग रही है। तुझे देखकर मुझे सर्दियों का एक ऐड याद आ गया। हाँ हाँ सुना ना। सर्दी की नजर ना लगे। उसका गाना सुनकर सोनिक और आयशा हंसने लगते हैं और इस तरह मेकअप की शौकीन आयशा की कहानी यही खत्म होती है। मोहन अपनी पत्नी विभा के साथ रहा करता था। मोहन की शादी को लगभग 4 साल हो गए थे, पर उसको अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। बस इसीलिए वो दूसरी शादी करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और अगले 2 साल बाद भी उसकी दूसरी बीवी को भी कोई बच्चा नहीं होता। बस यही जानने के लिए मोहन डॉक्टर के पास जाता है और अपनी तीनों बीवियों के साथ खुद का भी चेकअप करवाता है, जहां उसको डॉक्टर से पता चलता है, मोहन जी, प्रॉब्लम आपकी पत्नियों में नहीं बल्कि प्रॉब्लम तो आप में है। आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर चला आता है। मोहन काफी उदास था। अपने पति को ऐसे उदास देखकर मोहन की तीनों बीवियां आपस में बात करती हैं। रानी, निशा, मैं सच कहूँ तो मुझे माँ बनने का सुख चाहिए। पर दीदी, आपको तो पता है कि प्रॉब्लम्स हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे पति के अंदर है। और कौन सी औरत होगी जिसको माँ बनने का सुख नहीं चाहिए। अब जब हमारे पति में ही प्रॉब्लम है तो हम अरे तो क्या हुआ, उनमें चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर हमारा फर्ज है कि हम उनकी इस परेशानी में उन्हें अकेला ना छोड़े। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम तीनों एक बच्चे को गोद ले लें। वैसे निशा, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। हमें एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। इसी बहाने हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। रानी और विभा निशा की बातों से सहमत होती हैं और अगले कुछ ही दिनों में वो सभी मिलकर एक लड़के को गोद ले लेती हैं, जिसका नाम वो लोग करण रखते हैं। समय गुजरता है और करण को उसकी तीनों माँ बहुत प्यार देती हैं। देखते ही देखते 25 साल गुजर जाते हैं और बहुत जल्द अब करण शादी करके नीतू को घर लेकर आता है। आज नीतू की पहली रसोई थी। उसकी पहली रसोई में क्या बनेगा, बस यही जानने के लिए नीतू अपनी तीनों सासों के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो आज मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू, आज तू खाने में पास्ता या बर्गर बना ले। वैसे भी करण को पास्ता या बर्गर बहुत पसंद है। जीजी कैसी बात कर रही हो आप? भला सुबह सुबह ये कोई चीज है खाने की? और रही पसंद की बात, तो करण को तो छोले भटूरे भी बहुत पसंद है। उस नाते तो बहू को छोले भटूरे बनाने चाहिए। बहू, एक काम कर, तू ये पास्ता वास्ता छोड़, बल्कि छोले भटूरे बना ले। ऐसे कैसे छोले भटूरे बना ले? सुबह सुबह लोग भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही भगवान को भोग भी चढ़ाया जाता है। इसलिए बहू तो सिंपल और सादा खाना बनाएगी। नीतू बहू, एक काम कर, तू सादा सा हलवा पूरी सब्जी और खीर बना दे, उसी में भगवान का भोग भी लग जाएगा, ठीक है ना? जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे ऐसे कैसे बना लेती हूँ? बहू, तू मेरी ही पसंद का खाना बनाएगी। आखिर मैंने करण की इतनी सेवा जो की है, तो उसके नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी बड़ी सास की बात मानो। अच्छा, तो उस नाते तो मैं भी इस घर की सबसे बड़ी जो हूँ, तो बहू को मेरी ही बात माननी चाहिए। बहू, ऐसा कर, मैं बड़ी हूँ ना, तो तू एक काम कर, तू मेरी पसंद का ही खाना बना ले। ये कोई बात नहीं होती जी। अगर देखा जाए तो मैंने करण को गोद लेने की बात कही थी, तो इस हक से सबसे पहला हक तो मेरा बनता है ना। वो सभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर करण और मोहन आ जाते हैं और उनको इस तरह से लड़ते झगड़ते देखकर करण अपनी पत्नी नीतू से बोलता है, नीतू, तुम एक काम करो, तुम ना किसी की मत सुनो और मेरी मानो ना, तुम तीनों माँ की पसंद का खाना बना दो। ऐसे कैसे बना दो? अरे वो लड़की है, कोई मशीन नहीं जो सब कुछ बना दे। बहू, तुम किसी की मत सुनो। अगर तुम इनकी सुनोगी तो पागल ही हो जाओगी। मेरी मानो तो इन तीनों की एक एक पसंद का खाना बना दो। इस तरह से इनका मुंह भी नहीं बनेगा और इनकी पसंद का खाना भी बन जाएगा। इस तरह से अब नीतू अपनी तीनों सासों की एक एक पसंद का खाना बनाती है और इसी के साथ नीतू की पहली रसोई हो जाती है और सभी उसके खाने की बेहद तारीफ भी करते हैं। खाने के बाद अब सभी लोग नीतू को उपहार के साथ बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। इसी तरह से अब उनका खुशहाल जीवन गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन नीतू अपनी कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर निशा अपने हाथों में तेल लिए आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तुम मेरे सर में तेल लगाकर मेरे सर की मालिश कर देगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आइए बैठिए, मैं आपके सर की अभी मालिश कर देती हूँ।
नीतू अब अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगती है। तभी वहाँ नीतू की बीच वाली सास आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तू यहाँ अपनी तीसरी सास को तेल लगा रही है। चल अब छोड़ इसको। मैं क्या कह रही थी कि तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए तू मेरे साथ मार्केट चल। वहाँ चलकर तू मुझे तेरी पसंद की साड़ियाँ दिला दे कुछ। पर माँ जी, मैंने अभी ही माँ के सर में तेल लगाना शुरू किया है। छोड़ ना बहू, आकर लगा देना तेल। अरे ऐसे कैसे बाद में लगा दियो? तुमसे पहले मैं यहाँ आई थी तो बहू मेरे ही तेल लगाएगी। जब मेरे सर की मालिश हो जाएगी तब तुम इसको अपने साथ ले जाना। जी नहीं, मैं इसको अभी और इसी वक्त अपने साथ लेकर जाऊंगी। चल बहू। और नीतू से चावल मांगती है। नीतू अब उसे चावल दे देती है। तभी पड़ोसन नीतू को भड़काने की सोचती है। क्या बहू, तेरे घर से तो बहुत आवाजें आती हैं। लगता है तेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है। खैर, तू तो ये सब अभी देख रही है। तुझे पता भी है मैं तो यहाँ कब से रह रही हूँ। जब से रह रही हूँ तब से सुन रही हूँ ये सारी चीजें। तेरी शादी से पहले काफी आवाजें आया करती थी। लगता है तेरी सासों के बीच में बनती नहीं है। हाँ, वैसे बनेगी भी क्यों, आखिर वो तीनों है तो सौतन ही ना। आंटी जी, भले ही आप यहाँ शुरू से रहती हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरी सास कभी आपस में लड़ नहीं सकती। और रही बात सौतन की, तो मैं आपको बता दूं कि भले ही वो तीनों सौतन हो, पर उनमें बहनों से भी ज्यादा प्यार है। इसलिए आप मुझे मेरी सासों के बारे में ना ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो बस तुझे बता रही थी, बाकी मुझे क्या, तेरे घर का मामला है, मैं क्यों बोलूं। जी आंटी जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। लीजिए आपके चावल। पड़ोसन चावल लेकर वहाँ से चली जाती है। पर ये सब कुछ दूर खड़ी निशा सुन लेती है। अपनी बहू के मुंह से अपने बारे में ऐसी बात सुनकर निशा को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद निशा रानी और विभा के पास जाती है और आज की बात अपनी दोनों बहन जैसी सौतन को भी बताती है। ये सुनने के बाद अब उन तीनों को ही अपनी बहू पर काफी गर्व होता है। थोड़ी देर बाद जब नीतू अपनी सास के पास बैठती है, तब उसकी सास उसको सारी बात बताते हुए धन्यवाद करती है। जिसके बाद नीतू अपनी सासों से कहती है, माँ जी, मैं हूँ 3 सासों की एक बहू। मुकुल बहुत ही शांत रहने वाला इंसान था, जो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, हमेशा अपने में ही रहा करता। उसके 2 बेटे थे, धीर और सुधीर। वो अपनी बीवी से भी ज्यादा बातचीत नहीं किया करता और उससे दूर दूर रहा करता। एक दिन उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए जी, धीर और सुधीर दोनों बड़े हो गए हैं। अब हमको 2 अच्छी लड़कियां देखकर उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, पता है मुझे। अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, समझी तुम? मेरा वो मतलब नहीं था जी। हाँ ठीक है, मैं सब समझता हूँ। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ तुम। मुकुल ये बोलकर चुप हो जाता है और इंदु वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मुकुल और इंदु के बीच हमेशा ऐसी ही खामोशी बरकरार रहती है। एक दिन मुकुल इंदु की तबीयत खराब होने पर उसका हाल चाल नहीं पूछता और ये सब होता देखकर इंदु खुद मुकुल से कहती है, जी शादी के 25 साल हो गए, लेकिन आप मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखो इंदु, तुम खुश हो ना, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आपको हमारे बच्चों की कसम है, अब तो आपको सब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। इंदु की कसम देने पर मुकुल को उसे सच्चाई बतानी पड़ती है और वो कहता है, दरअसल तुमसे शादी करने से पहले मैं भोपाल काम करता था और वहाँ मैं मयूरा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मैं अपने गांव वापस आया और पिताजी ने मरते हुए मेरी शादी का वादा तुम्हारे पिता से कर दिया और मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं किसी को भी मयूरा की सच्चाई नहीं बता पाया। आप इतने सालों में मुझे एक बार तो ये सच्चाई बता सकते थे ना, आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको कुछ बताऊं। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए और उसको यहाँ ले आइए। न जाने बेचारी इतने सालों से कैसे रह रही होगी। इंदु की बात सुनकर मुकुल की आंखों से आंसू छलक आते हैं। जिसके बाद वो भोपाल मयूरा को लेने जाता है और इंदु अपने दिल पर पत्थर रखकर इन सब की तैयारी कर लेती। और कुछ दिनों बाद मुकुल सोनम नाम की एक लड़की के साथ वापस आता है और इंदु उसे देखकर कहती है, जी ये कौन है? इंदु, मयूरा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये मेरी बेटी है सोनम। इंदु उसका स्वागत करती है
और अपनी घर आई सौतेली बेटी को उसे कमरा दिखाकर आराम करने भेज देती है। जिसके बाद सोनम अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मिस्टर मुकुल, तुमको क्या लगता है तुम मुझे यहाँ अपने घर में रख लोगे और मैं तुमको माफ कर दूंगी? मेरी माँ ने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, वो कितना रोई है, कितना तड़पी है और तड़प तड़प कर वो मर गई है। और मैंने खुद समाज में कितने ताने सुने हैं, कितना रोई हूँ। अब मेरे हर एक आंसू का हिसाब तुमको देना होगा। सोनम ये बोलकर अपनी आंख से निकलते आंसुओं को पोंछ लेती है। जिसके बाद वो पहले तो मुकुल के परिवार से मिलने जुलने की कोशिश करती है। उसके सौतेले भाई भी उसे अपना लेते हैं। एक दिन सोनम इंदु के पास आती है और कहती है, माँ, आज आप खाना रहने दीजिए, मैं बना दूंगी। बेटी तू आराम कर, मैं बना लूंगी। सोनम अपनी माँ की नहीं सुनती और खुद खाना बना देती है। लेकिन वो सारा खाना बहुत ही बेकार बनाती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है तो इंदु का बेटा धीर कहता है, माँ, ये कैसा खाना बनाया आपने? इससे वाहियात खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। पर ये खाना तो सोनम ने बनाया है। माना कि आप सौतेली माँ हैं, लेकिन ये आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अब आपकी सौतेली बेटी आपके घर आ गई है तो आप ऐसे झूठ बोलेंगी? सोनम ये बोलते हुए अपने पराठे लेकर कमरे में चली जाती है। और ये सब होता देखकर मुकुल कहता है, देखा, रुला दिया ना बेचारी को। तुम्हारी उससे दिक्कत क्या है? देखो, बेचारी पराठों के साथ अचार भी नहीं लेकर गई। मुकुल ये बोलकर खुद भी वहाँ से उठकर चला जाता है। और ये सब होता देखकर इंदु की आंखें भर आती हैं। सुधीर भी ये सब होता देख रहा था। जिसके बाद वो सब समझ जाता है कि सोनम ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। दिन गुजरते हैं और राखी का दिन आता है और सोनम अपने दोनों सौतेले भाइयों को राखी बांधती है। जिसके बाद जब शाम को वो मंदिर जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। और तभी धीर और सुधीर वहाँ आकर उन लड़कों को जमकर मारते हैं। और सोनम दोनों से कहती है, थैंक्स भैया, इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए। तूने राखी बांधी है, तेरी रक्षा करना तो हम दोनों का फर्ज बनता है। आखिर तू बहन है हमारी, सौतेली ही सही। चल अब घर चलते हैं। सुधीर और धीर ये बोलकर सोनम को लेकर घर आते हैं। एक दिन वो खुद से कहती है, इस इंदु की वजह से मुकुल ने मेरी माँ को छोड़ा था ना, अब इसे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। माँ, मैं तेरी दोषी को तेरे पास भेज रही हूँ ताकि तू उससे अपने सब आंसुओं का हिसाब ले सके। सोनम ये बोलकर घर की सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है। और जैसे ही इंदु सीढ़ियों से उतरने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जिसके बाद उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। सोनम परिवार को दिखाने के लिए इंदु की सेवा का नाटक करती है और शाम के समय अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, आज मेरी माँ की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी अपनी सौतन को दुखी देखकर। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि इनके घर सौतेली बेटी नहीं, मनहूसियत आई है जो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। सोनम की ये बात दरवाजे पर खड़ा सुधीर सुन रहा था, जो अंदर आकर उससे कहता है, सही कर रही हो तुम इस परिवार के साथ। जिस परिवार ने तुमको इतना प्यार दिया वो इसी लायक है कि तुम उनको दुख दो और जलील करो। भैया, आप यहाँ? हाँ, मैं शुरू से जानता हूँ कि तुम इस परिवार का भला नहीं चाहती हो, क्योंकि पापा की वजह से तुम्हारी माँ को दुख मिले थे। लेकिन इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? अपने बदले की भावना को साइड में रखकर कभी एक बार मेरी माँ के बारे में भी सोच के देखो। सुधीर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोनम उसके बात के बारे में सोचती है और रात को हल्दी वाला दूध लेकर अपनी सौतेली माँ इंदु के पास जाती है और उसे कहती है, लीजिए माँ, दूध पी लीजिए। अरे बेटी, तूने क्यों कष्ट किया? मैं ठीक हूँ। सारा दिन मेरी सेवा करती रहती है, थक गई होगी। जाकर सो जा। मुझे आपको ये बताना था कि आपको सीढ़ियों से गिराने वाली मैं थी। आपकी वजह से मेरे बाबा ने मेरी माँ को छोड़ दिया और अब मैं आपको सबक सिखाना चाहती थी। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया था, लेकिन मैंने तब भी तुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है। मुझे कभी उनकी पहली शादी के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ये अनर्थ ही नहीं होने देती। जो धोखा तूने झेला है वही मुझे भी मिला है मेरी बेटी। क्या? हाँ, और जब मुकुल जी ने मुझे सब बताया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मयूरा को लेने भेज दिया। और मैं सच बता रही हूँ, मुकुल जी कभी भी तुम्हारी माँ से बिछड़कर खुश नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बस अपने पिता की कसम और वादे की खातिर निभाया।
ये जो भी हुआ ईश्वर की नियति थी, इसमें किसी का दोष नहीं है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको माँ बोला लेकिन कभी माँ मान नहीं पाई। लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना। मेरी कोई लड़की नहीं थी तो मुझे लगा भगवान ने मुझे एक लड़की देकर मेरी झोली भर दी। इंदु ये बोलकर सोनम को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सोनम इंदु की दिल से सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसके बाद सोनम दिल से सबसे माफी मांगती है और सब उसे माफ भी कर देते हैं। और कुछ सालों बाद मुकुल सोनम के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है और घर आई सौतेली बेटी अपने ससुराल चली जाती है। तो वहीं मुकुल और इंदु का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा मजबूत और गहरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।